स्वागत है आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th की जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पाचन एवं अवशोषण को पढ़ रहे थे। पाचन एवं अवशोषण में हमने लगभग 3 वीडियोस कंप्लीट किया जिसमें हम लोगों ने यह सीखा कि पाचन क्या होता है और अवशोषण का मतलब क्या है। आज हम लोग इस पाचन एवं अवशोषण की अगली सीरीज में हम लोग ये जानने वाले हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र को चित्र 16.1 से। देखिए ये चित्र 16.1 मानव पाचन तंत्र को दर्शाया गया है और मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत यदि हम समझें तो पाचन तंत्र जब भी जहां भी कोई व्यक्ति हमसे पाचन तंत्र की चर्चा करता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की चर्चा करता है तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको यह जानना होगा कि पाचन तंत्र के अंतर्गत लगभग 2 भाग यानी कि एक होता है आहार नाल और दूसरा भाग होता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम कहते हैं पाचन तंत्र। अब यहाँ पे हम लोग यह जाने कि आहार नाल यानी कि इस पूरे चित्र में मानव पाचन तंत्र के इस पूरे चित्र में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, आहार नाल और पाचन ग्रंथियों की स्थिति को। तो चलिए एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आहार नाल का यह पार्ट्स कहां कहां तक आहार नाल है और उनमें पाचक ग्रंथियों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो यह जाने कि जो आहार नाल हमारी होती है, यह आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबी होती है। लगभग कह सकते अप्रोक्सीमेटली लगभग 9 मीटर या हम लोग ऐसे कहें तो 30 फीट लंबी होती है। और ये 30 फीट लंबी हमारी आहार नाल जो होती है तो प्यारे बच्चों 30 फीट लंबी हम लोग कह सकते हैं हमारे आहार नाल की स्थिति एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह की होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, मान लिया कि यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 9 मीटर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी कि मैंने इसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि इसको हमने एक स्टेट में क्यों दिखाया, जबकि हमारे आहार नाल हमारे 16.1 इस फिगर में इस आहार नाल की स्थिति कुछ अलग तरह से है, जबकि हम लोग इसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज्ड होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आहार नाल की स्थिति ठीक वैसे ही होती है। यह हमारी आहार नाल जहां जहां अंगों में जिस तरह का भी परिवर्तन होता है उस तरह अपने व्यास को क्या कर लेती है, बदल लेती है। यह हमारी आहार नाल शुरू में स्टार्ट कहां से होती है, देखिए ध्यान से, हमारी आहार नाल का ये प्रथम भाग जो कि माउथ से स्टार्ट होता है यानी कि यह हम लोग कह सकते हैं मुख, और इसका अंतिम भाग इस आहार नाल का यहाँ पे गुदा को बनाती है यानी कि एनस को। तो हम लोग अपने ट्यूब लाइक में यहाँ लास्ट में क्या लिख सकते हैं, एनस या गुदा। मतलब हमने यहाँ यह देखा कि हमारा आहार नाल एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होती है और इस ट्यूब स्ट्रक्चर में उसका जो प्रथम भाग होता है यानी कि शुरू वाला भाग जो ये वाला भाग है वो मुख कहलाता है और इसका अंतिम सिरा जो होता है वो गुदा कहलाता है। प्यारे बच्चों हम लोग अब इस
इस मुख से लेकर के गुदा तक के बीच आने वाले उन अंगों के बारे में चर्चा करेंगे और बनाएंगे भी कि हमारी आहार नाल की स्थिति कैसी होती है। तो जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि हमारा मुख जो कि मुख गुहा में खुल रहा है, यानी कि ये मुख गुहा ओरल कैविटी होती है, और इसको हम अलग यदि बनाने का प्रयास करें तो हम लोग लगभग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा ये माउथ की स्थिति, ये प्यारे बच्चों यहाँ से ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं ये वाली हमारी माउथ, और ये मैंने सिर्फ एक समझने के लिए उसका एक व्यू मैंने लिया जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे आहार नाल की स्थिति कैसी है। तो कह सकते हैं कि हमारी जो मुख की स्थिति है वो मुख गुहा में खुल रही है, तो इस ट्यूब को हम लोग एक थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसके मुख वाले भाग को थोड़ा सा हमने मिटाया और मिटा करके इसको हम चेंज कर रहे हैं। देखिए कैसे ये बदलेगा अपनी स्थिति में, कैसे ये परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ पे जो इस तरह की संरचना थी माउथ वाली, वो थोड़ी सी इस तरह की संरचना में कन्वर्ट हुई, मैंने अपने व्यास में कुछ परिवर्तन की। ठीक है, ये हमारे मुख की स्थिति थी। ठीक है, अब यहाँ से यह मुख कहाँ, मुख गुहा यानी कि इसका भीतर वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट ये मुख गुहा होती है। उसके बाद यह आ करके यहाँ पे एक पाइप जैसी संरचना में कन्वर्ट हो रही है, जिसे हम लोगों ने क्या समझा, हम लोग इसे ग्रसिका कहते हैं। यह ग्रसिका जो कि एक ट्यूब की तरह की संरचना है, इसी में ग्रसिका की स्थिति कुछ ऐसी, अब इसी में सीधा ऐसे बना लें, ग्रसिका होती है। पुनः यह ग्रसिका आगे जा करके एक हमारे स्टोमच यानी कि अमाशय में खुलती है, यानी कि अमाशय की स्थिति कुछ इस तरह की दिखती है। तो हम इसी ट्यूब के व्यास को थोड़ा सा क्या करेंगे, करने वाले हैं, थोड़ा सा इसकी संरचना को हम लोग ऐसे दिखाने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये ध्यान से, यानी कि ये हमारे आमाशय की संरचना है जो कि कुछ मोटी है। फिर आमाशय के बाद हम लोग स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि यह आमाशय कुछ सी के आकार की एक आकृति में दिख रही है। इस आकृति को हम लोग कहते हैं ग्रहणी, जो कि छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी हम लोग इस ग्रहणी की स्थिति को देख सकते हैं, और यहाँ से इस ग्रहणी की स्थिति यानी कि सी के आकृति का हम लोग यहाँ पे अब बना लिया। ये हम लोग की ग्रहणी हुई। अब ग्रहणी के बाद क्या आता है, तो ग्रहणी के बाद ये ग्रहणी देखिए, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत की स्थिति है जो मैंने रेड कलर से बनाने का और समझाने का प्रयास किया। उसके नीचे से ये देखिए, हम इसको अलग कलर कर देते हैं ताकि हमें ठीक ढंग से समझ में आए। हम इसको ग्रीन कलर से ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारी छोटी आंत यानी कि ड्यूडेनम की जो स्थिति है कुछ यूं है, यानी कि यह नीचे नीचे, यानी ये हमारी ये ड्यूडेनम की स्थिति है, और इसके ऊपर ये बड़ी आंत, ऊपर से बड़ी आंत गुजरी हुई है, यानी हम ऐसे देख सकते हैं इसको। देखिए ये ग्रीन वाला भाग ये नीचे 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 आकर के और हमारे इस ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। तो ड्यूडेनम के नीचे से गुजरा हुआ भाग ही छोटी आंत का एक दूसरा भाग कहलाता है, जिसे हम कहते हैं जेजुनम। तो हम लोग अपने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी इसको देख सकते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये आपका किसका भाग रहा, ये आपका ड्यूडेनम, और ये यहाँ से जेजुनम की स्थिति ऐसे होती है, ऐसे।
अब यह जेजुनम आगे जाकर के हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यह जेजुनम यानी कि अग्र क्षुद्रांत, देखिए ग्रीन से मैं इसको बना रहा हूं, आगे जाकर के यह समस्त छोटी आंत की संरचना है जहां से इसका तीसरा भाग स्टार्ट होने वाला है। ये यहाँ इसको क्या कहा जाता है, इसे क्षुद्रांत कहा जाता है, जिसे हम लोग इलियम कहते हैं। इलियम यानी कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है और यह इलियम में ही समस्त भोजन का पाचन यहाँ हो जाता है। तो ये इलियम जो कि छोटी आंत का ये तीसरा भाग है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं छोटी आंत में पहला भाग ग्रहणी होता है, दूसरा भाग ये अग्र क्षुद्रांत यानी कि जेजुनम होता है और तीसरा भाग कौन सा होता है, क्षुद्रांत या इलियम होता है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यह इलियम नीचे की तरफ आगे बढ़ करके और ऐसे आकर के इसका अंतिम सिरा ध्यान से देखेंगे तो अंतिम सिरा इसका बड़ी आंत से कनेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए ये बड़ी आंत, ये इससे इसका अंतिम सिरा कनेक्ट हो रहा है, अर्थात यह बड़ी आंत की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि यह बड़ी आंत छोटी आंत से कुछ मोटी मोटी दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर में यहाँ से यह पूरी छोटी आंत निकली थी और छोटी आंत का तीनों भाग होता हुआ क्या बनाया, तो एक ये मोटा सा बड़ी आंत में कन्वर्ट हो गई। वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आगे की तरफ उसके व्यास में कुछ परिवर्तन करके हम लोग बना रहे हैं। तो यह बड़ी आंत की स्थिति हुई और यह बड़ी आंत, अब देखते हैं कि यह बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट होती है और इस वाले भाग को जो हम ये यहाँ आपको पॉइंटर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये वाला यानी कि नीचे से ऊपर इस तरह की स्थिति यहाँ होती है, उसे हम लोग कहते हैं आरोही यानी कि एसेंडिंग। और ये बृहदांत है तो इसे हम लोग कोलोन कहते हैं, कोलोन। तो यह बड़ी आंत की पहली स्थिति होती है किस रूप में, आरोही बृहदांत के रूप में। पुनः ये बड़ी आंत ऊपर जाके हॉरिजेंटल रूप में, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज रूप में दिखती है। देखिए ये यहाँ क्षैतिज रूप, ये यहाँ क्षैतिज रूप में ये यहाँ इस तरह से निकलती है। इस क्षैतिज रूप को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ बृहदांत। अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्ज कोलोन इसको नाम देते हैं। तो हमें यह यहाँ समझ लेना है कि बड़ी आंत के भी हम कितने भाग देख रहे हैं, 3 भाग देख रहे हैं। यानी एक जो हमने अभी भाग देखा उसको हमने क्या कहा, एसेंडिंग यानी कि आरोही बृहदांत। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, अनुप्रस्थ बृहदांत। और यह अनुप्रस्थ बृहदांत नीचे की तरफ कुछ ऐसी संरचनाओं को लिए हुए, ध्यान से देखिएगा, ऐसी संरचनाओं को लिए हुए नीचे की तरफ कुछ ऐसे आ रही हैं, है ना। यानी कि ये देखिए मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, देखिए ये तो ये नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अवरोही बृहदांत, यानी कि इसे हम लोग डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ लेना होगा और पूरी तरह से आपको जानना चाहिए, यह जो इस तरह की संरचना लेकर के इस तरह की संरचना लेकर के जो ये बन रही है, आखिर ऐसा ये क्यों है, ये ऐसा। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं हाउस्ट्रा। ऐसे संरचना, इसमें एक प्रकार की गति संपन्न होती है जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं। तो इसे हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से यह समझे कि आहार नाल की कैसी स्थिति होती है, फिर हम लोग जानेंगे इसी के अंदर जो पाचन ग्रंथियां हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो आहार नाल है वह एक एसेंडिंग कोलोन यानी कि आरोही बृहदांत, दूसरा ट्रांसवर्स कोलोन और तीसरा ये अवरोही बृहदांत यानी कि तीसरा पार्ट इसका अवरोही बृहदांत
होता हुआ ये लास्ट में हम लोग देखते हैं कि नीचे की तरफ कुछ ऐसे अंदर की तरफ, यानी कि ऐसे आकर के ऐसे इसकी स्थिति होती है, जिसे हम लोग सिग्मॉइड बृहदान्त या इस सिग्मॉइड बृहदान्त को पेल्विस भी बोलते हैं, यानी सिग्मॉइड सिग्मॉइड कोलोन, जो कि इसका चौथा भाग होता है। यानी कि भाग का मतलब यह जिस पोजीशन में अपने आप को जिस तरह से यह दिखा रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं, अपने फिगर में जरा देख ले, जो हम लोग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बना रहे थे, ये यहाँ तक बड़ी आंत आ रही है और यह बड़ी आंत अंत में जाकर के एक छोटे से पार्ट्स में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सिग्मॉइड बृहदान्त के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की संरचना में आकर के फूली फूली संरचना ऐसे दिखाती है। इस फूले हुए भाग को हम लोग कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम में वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे मल आकर के एकत्रित होता है। जो फेसिज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो भोजन पचना होता है, पच जाता है, उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ बचते हैं हमारे बॉडी में, जिसे हम मल के रूप में अपने गुदा द्वार से बाहर निकाल देते हैं, वह यहाँ पर आकर के स्टोर होता है, ठीक है, यानी कि रेक्टम में। और रेक्टम के बाद एक सीधा एक छिद्र होता है यहाँ पे, और इस छिद्र को हम लोग कहते हैं गुदा, यानी कि एनस। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, ये यहाँ पे एक फूला हुआ भाग जिसे हम लोग कहेंगे रेक्टम, और रेक्टम के बाद एक छोटा सा यहाँ पे छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनस। तो प्यारे बच्चों, जो हमने बात किया कि हम लोगों का जो आहार नाल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो देखिए यहाँ पे यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या होता है, इसके व्यास में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जब इसके व्यास में कुछ परिवर्तन होता है तो हमने परिवर्तन करके बना दिया है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे आहार नाल माउथ से प्रारंभ होकर के कहाँ खुलती है, लास्ट में एनस में खुलती है, यानी कि गुदा में खुलती है। अब हम लोग यह सीखने वाले हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने कहा आहार नाल। तो आहार नाल को हमने क्या देखा कि आहार नाल यहाँ मुख से प्रारंभ होती है, और मुख से प्रारंभ होकर के ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, यह फेरिंग्स क्या होता है, रिंग्स या फेरिंग्स, जहां पे एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन चैम्बर होता है, यानी कि श्वसन के जरिए, यानी कि हमारे नॉस्ट्रिल के जरिए हम लोग ऑक्सीजन अंदर करते हैं, वह भी ऑक्सीजन यहाँ पे इस जगह पे आता है, और मुख से जो हम लोग भोजन लेते हैं वो भी एक खाली पाइप की तरह की संरचना होती है, जो कि एक कॉमन चैम्बर बनाती है। तो वह कॉमन चैम्बर फेरिंग्स कहलाता है या ग्रसनी कहलाता है, जो कि एयर और फूड के लिए कॉमन जगह होता है। यहाँ पे दोनों ही चीजें आती हैं। हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा श्वसन तंत्र यानी कि जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं उस समय हम लोग इसको रोके रखते हैं, यानी कि यह ऑटोमेटिकली रुकी हुई रहती है जब तक कि भोजन पास हो जाए। तो प्यारे बच्चों, यदि दोनों साथ साथ क्रियाएं होंगी तो क्या यह संभव है कि दोनों यानी कि श्वसन क्रिया और भोजन हम लोग एक साथ कर सकते हैं? तो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग बाद में समझने वाले हैं। बहुत बड़ा रीजन होता है। कभी कभी हम लोग देखते क्या है, कभी कभी हम लोग जो भोजन करते हैं तो होता क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं और उसी में श्वसन क्रिया भी करते हैं, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं वो भोजन का पार्टिकल्स ऊपर से निकलकर हमारे नाक से भी आ जाता है। प्यारे बच्चों, यदि किसी भी कारणवश यदि भोजन का ज्यादा मात्रा में अंश यदि हमारे ट्रैकिया में यानी कि श्वसन तंत्र में, जो कि पाइप की तरह की संरचना होती है, यदि जाएगा, फंसेगा, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आहार नाल में यह देखा कि आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर के और कहाँ आती है, एक पाइप की तरह की संरचना होती है जिसे हम लोग गुलेट कहते हैं या भोजन का चैम्बर कहते हैं, जिसमें से होकर के वह गुजरती है। फूड नली हम लोग भी कह सकते हैं, ये ग्रसिका है। ग्रसिका को फूड नली भी कहेंगे, फूड पाइप, ठीक है। ग्रसिका जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस। और यह ओइसोफेगस हमारे एलिमेंट्री कैनाल का यह जो पार्ट्स होता है यह तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर, इसे हम कह सकते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर यह लंबी पाइप होती है। इसमें से भोजन सिर्फ और सिर्फ पास होता है, गुजरता है। और भोजन गुजरने के बाद यह कहाँ आता है, देखिए, यह भोजन गुजरने के बाद यह सीधा हमारे आमाशय में, हमारे स्टोमच में आके गिरता है। तो इसके बाद आमाशय हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे अधिक व्यास वाला भाग है, जहां इसकी संरचना कुछ क्या होती है, फूली होती है, बड़ी होती है, ठीक है। पुनः यह आहार नाल यहाँ से छोटी आंत में बढ़ जाता है। यह छोटी आंत की स्थिति है जो सी के आकार की होती है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रहणी, और यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अब यहाँ से ग्रहणी क्या होती है, ग्रहणी ग्रहणी, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, और जेजुनम और इलियम, ये तीन भाग से होती हुई सीधा ये बड़ी आंत से कनेक्ट हो जाती है। अब चला यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे बड़ी आंत से जहाँ ये कनेक्ट होती है, यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीकम या अंधनाल। हमें यह समझना चाहिए कि यह जो सीकम होती है, सीकम यह सीकम हम लोगों के अंदर, हम लोगों के शरीर के अंदर यह फंक्शनल नहीं होती है। फंक्शनल यानी यह एक्टिव नहीं होती है, यह हम लोग के अंदर वेस्टिजियल होती है। वेस्टिजियल का मतलब होता है अवशेषी, यानी कि यह हम लोग के शरीर में काम नहीं करती है। यह शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। हम कह सकते हैं कि जितने भी चौपाए जानवर हैं, चौपाए जानवर यानी कि कैटल्स हो सकते हैं, पशुएं हो सकती हैं, गाय, भैंस, बकरी, जो भी, इनके अंदर यह क्या होती है, क्या करती हैं, इनके अंदर यह सेलुलोज के पाचन के लिए जिम्मेवार होती है। हम लोगों में यह क्या होती है, वेस्टिजियल होती है। फिर एक और संरचना हमारे बड़ी आंत में, जो बड़ी आंत के नीचे यहाँ पे देखने को मिलती है, इस तरह की कुछ संरचना दिखती है, और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कृमि रूप परिशेषिका, जिसे कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी हम लोग के अंदर, जिस तरह से ये सीकम वेस्टिजियल होता है, वैसे ही वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी, यह भी वेस्टिजियल होता है, यानी कि अवशेषी होता है। हम लोग के शरीर के अंदर इसका कोई यूज नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा बड़ी आंत की स्थिति भी, एक अंधनाल भी देख लिया। अब इसके बाद से बड़ी आंत में एक आगे हमने बताया कि यह बड़ी आंत ऊपर की तरफ चढ़ेगी, तो उसे हम लोग कहेंगे आरोही बृहदांत। फिर ये ट्रांसवर्स रूप में होती है, माने क्षैतिज होती है, तो उसे हमने कहा कि इसे हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे। पुनः ये नीचे की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, माने ये वाला पोर्शन, तो इसे हम लोग कहते हैं अवरोही बृहदांत, यानी कि डिसेंडिंग कोलोन। और पुनः यह नीचे कुछ इस तरह की संरचना लेकर के होती है, जिसे सिग्मॉइड बृहदांत या पेल्विक्स भी कहते हैं, या सिग्मॉइड कोलोन भी कहते हैं। और उसके नीचे एक फूला हुआ मोटा सा भाग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेक्टम या मलाशय, जहाँ पे फीसिस यानी कि जो मल होते हैं वो एकत्र होते हैं। और पुनः मल को त्याग करने के लिए एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गुदा। यह एलिमेंट्री कैनाल का यह भाग बनाता है। इस प्रकार हम लोगों ने
क्या क्या देखा? पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल की स्थिति को हमने देखा। अब पाचन तंत्र में हम लोग जानते हैं कि जब तक डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होंगे, पाचन ग्रंथियां नहीं होंगी, तब तक यह हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट नहीं होता। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी चित्र में पाचन ग्रंथियों की स्थिति। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पाचन तंत्र में हम लोगों ने आहार नाल की बात की। तो आहार नाल में हम लोग ने कहां से स्टार्ट किया? तो हम लोगों ने माउथ से आहार नाल को समझने का प्रयास किया। माउथ से होता हुआ यह कहां आ रहा है? तो माउथ से होता हुआ यह फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमच, ड्यूडेनम, जेजुनम से होता हुआ कहां पर गया? लास्ट में एनस में खुल रहा था। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि हम लोग के आहार नाल में ये पाचन ग्रंथियों की स्थिति कहाँ कहाँ होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग यह जान जाएं कि ये जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, या पाचन ग्रंथियों में 3 पाचन ग्रंथियां हमारी बॉडी में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलती हैं। पहली जो होती है इसे हम लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां होती हैं, जो कि 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर यह होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। फिर दूसरा जो पाचक ग्रंथि होती है, पाचन ग्रंथि होती है, वो लीवर होता है। लीवर जिसे हम लोग यकृत भी कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग जिगर भी कहते हैं। कभी कभी आपने यह सुनते हुए आपने सुना है कि किसी को कहते हुए, हम माँ बाप को कहते हुए, मेरा कलेजे का टुकड़ा है। तो कलेजा यानी कि लीवर का ही दूसरा नाम होता है। इसके अतिरिक्त एक और नाम इसका होता है जिसे हम लोग कहते हैं हेपर। तो यह लीवर भी हमारी पाचन ग्रंथि होती है। तो लीवर का एक दूसरा नाम यकृत, कलेजा या हेपर भी हम लोग कहते हैं। तो पाचन ग्रंथि में यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और लीवर के बारे में हम लोग जाने, लीवर हमारे शरीर का सबसे ही लार्जेस्ट क्या होता है? ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछी जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। पता ना कितने सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में इस प्रश्न को पूछा गया है, कितनी परीक्षाओं में। तो आप लोग इसे मत भूलिएगा, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर जो तीसरी पाचन ग्रंथि होती है हमारे बॉडी में, उसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। अग्न्याशय देखिए, अग्न्याशय जिसे क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। तो यह 3 तरह की ग्रंथियां जब मिलती हैं आहार नाल से, तब यह कंप्लीट हो पाता है हमारा पाचन तंत्र। तो अभी तक हम लोगों ने आहार नाल की स्थिति देखी, अब पाचन ग्रंथियों की स्थिति देख लें। तो यह सबसे पहले हम लोग यह देखें कि हमारे आहार नाल के अंदर, हमारे बॉडी में यह पाचन ग्रंथियों में यह सैलिवरी ग्लैंड की स्थिति कहाँ है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। इस फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए इसको। यह सैलिवरी ग्लैंड, जैसा कि मैंने बताया कि 3 पार्ट्स, इसके 3 पेयर्स होते हैं। एक पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एक को कहते हैं हम लोग सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और यह सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ होता है? तो यह हमारे माउथ के अंदर, यानी कि माउथ कैविटी के अंदर भीतर, ये वाली स्थिति आप देख सकते हो। ये वाली स्थिति यानी कि हमारे नीचे मोलर
नीचे, जिह्वा के नीचे यह पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि एक पेयर में होती है। यहाँ पे अधो जंभ और अधो जिह्वा ग्रंथियां, यानी कि दो ग्रंथियों की स्थिति यहाँ पर दिखाया गया है, एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और एक अधोजंभ ग्लैंड्स को। तो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड जो कि 3 जोड़ी होती है, में पहली जोड़ी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि एक जोड़ी होती है, 1 पेयर हम लोग लिख सकते हैं। यह सबलिंगुअल कहाँ होती है, तो इसको हम अलग से दिखाना चाहें तो ध्यान से देखिए, यह हमारी माउथ की स्थिति, जो माउथ का ये पोर्शंस है, यहाँ से इस तरह की कुछ एक संरचनाएं निकलती हैं, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। फिर ये एक नीचे इस तरह की संरचना आती है और ये ऐसे संरचना बनती है। ये हमारा माउथ की स्थिति है। मैं एक एक पार्ट्स को समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो नीचे वाली ये जो भाग ये निकली रहती है, ये हमारे इस पोर्शंस को इंडिकेट करती है। देखिए इस पोर्शंस को, यहाँ पे इसमें यहाँ पे होता है एक छोटी एक इस तरह की कुछ संरचना। इसको देखिए हम अलग कलर से कर देते हैं, किसी दूसरे कलर से। देखिए यहाँ पे ये छोटी इस तरह की संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं, इसके ऊपर इस तरह की संरचना देखने को मिलती है इस जगह पे बेसिकली। तो हम इसको, यानी कि इस वाले पार्ट्स को ही हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि एक जोड़ी के रूप में होती है। अब पुनः इसी में ये वाली जो संरचना हम लोग देख रहे हैं, ये वाली निकली हुई, इसको हम लोग दूसरा इसका भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एक जोड़ी में रहता है, इसे हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो यह एक दूसरा पेयर होती है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या है? भाग है, जो कहाँ होती है? जो इसी मुख के नीचे, निचले वाले जबड़े में, ठीक है, क्या कहलाती? अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसे हम लोग कह सकते हैं। मैं यहाँ पे इस जगह पे ये विद्यमान होती है। हम लोग यहाँ पे इस डॉट के जरिए इसको दिखा दिए सबलिंगुअल को, और ये जो पॉइंट ये दिख रही है, इसको हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो एक जोड़ी के रूप में हमारी बॉडी में उपस्थित होती है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट्स होता है सैलिवरी ग्लैंड्स में, यानी कि दूसरा पार्ट्स के रूप में सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और तीसरा जो पार्ट्स होता है बॉडी के अंदर, उस तीसरे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। पैरोटिड ग्लैंड, और यह पैरोटिड ग्लैंड भी एक पेयर के रूप में, यानी एक जोड़े के रूप में विद्यमान होती है। कहाँ होती है? तो यह हमारे ये जो कान के नीचे देखिए, मैं इस फिगर में मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये यहाँ पे कर्ण पूर्व ग्रंथियां दिख रही हैं, यही पैरोटिड ग्लैंड की स्थिति को बताती हैं, जो कि हमारी इस कान के नीचे, ये जो कान दिख रहा है ना, इसके नीचे ये वाला जो पार्ट्स रेड कलर से मैंने ब्रैकेट में घेरा, ये वाली होती हैं पैरोटिड ग्लैंड, जो कि इस कान के नीचे स्थित होती हैं, एक जोड़े के रूप में दोनों साइड। तो इस तरह से हमने देखा कि आहार नाल के साथ साथ पाचन तंत्र में, आहार नाल के साथ साथ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं, और पाचन ग्रंथियां मोस्टली 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में जो पहली होती है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड्स, दूसरे को कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और तीसरे को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड जो कान के नीचे स्थित होती है, ये वाली।
तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने इसके अंदर यह देखने का प्रयास किया इसके चित्र के माध्यम से कि पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचक ग्रंथियां आती हैं। आहार नाल और क्या आती हैं? पाचन ग्रंथियां। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। हम लोगों ने इनके अंदर ये तीनों स्थितियों को देखने का प्रयास किया। किसकी? तो पाचक ग्रंथियों की। पाचक ग्रंथियों में हम लोगों ने जो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड के तीनों भाग को हमने देखा। अब हम इसके दूसरे भाग लीवर की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं लीवर की स्थिति, जो कि पाचन ग्रंथि के रूप में यह कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह पाचन ग्रंथि के रूप में कहाँ पे स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे पाचन ग्रंथि को, यानी कि लीवर को, जिसे हम लोग अभी कहे किसे हेपर भी कहेंगे। अभी मैंने बताया इसे लोग कलेजा भी बोलते हैं, ठीक है, कलेजा भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसको जिगर भी बोलते हैं। जिगर, जिगर, कलेजे का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, ये सारे शब्द लीवर को ही बताते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे ग्लैंड्स की बात करें जो कि पाचन ग्रंथि के रूप में स्थित होती है। तो प्यारे बच्चों, यह बॉडी के अंदर यह जो स्ट्रक्चर रेड से मैं गोला बना रहा हूं, ये है हम लोग के आहार नाल में लीवर, यानी कि यकृत, जिसे हम लोग हेपर भी कहते हैं या जिगर भी कहते हैं। तो यह यकृत कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान से देखेंगे, जो आहार नाल की यह आमाशय जहां स्टार्ट हो रही है, इसी पे एक नली द्वारा यह जुड़ी होती है लीवर। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये मैंने अभी बताया, ठीक है। तो यह लीवर हमारे शरीर में पाचन ग्रंथियों के रूप में भी काम करती हैं। यह पाचन ग्रंथि के रूप में कैसे काम करती हैं? तो यह बाइल पिगमेंट और बाइल जूस, जिसे हम लोग बाइल साल्ट कहेंगे, बाइल साल्ट, ये दो तरह के कंपोनेंट्स को क्या करती है? का स्राव करती है लीवर, ठीक है। बाइल साल्ट में अक्सर सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम टारोकोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट इत्यादि ये साल्ट के रूप में विद्यमान होते हैं, जबकि बाइल पिगमेंट के रूप में हम लोग बिलिवर्डिन और बिलुरुबिन ये दो तरह के पिगमेंट्स को देखते हैं, जो कि एक हरे रंग का होता है और एक पीले रंग का होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसी बिलिरुबिन के कारण मनुष्य के वेस्ट पदार्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फीसिस कहते हैं, मल कहते हैं, इसका रंग पीला होता है इसी के कारण। और जब हमारे बॉडी में रुधिर में बाइल पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होने लगती है, तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीलिया। तो ये आगे आएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे इसके फिगर में। तो लीवर की स्थिति हम लोगों ने देखा। अब इसी लीवर के साथ एक छोटा सा हम लोग देख सकते हैं गॉल ब्लैडर की स्थिति होती है। यह गॉल ब्लैडर, जो लीवर जो भी कुछ बनाता है, वो सब का सब इस गॉल ब्लैडर, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय में एकत्र होता है। माने जो भी कुछ लीवर बनाएगा वो पित्ताशय में जाकर के एकत्र हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं लीवर का स्टोरेज पार्ट्स कौन सा है? तो पित्ताशय या गॉल ब्लैडर होता है।
तो ये आएगा, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले भी हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पाचन ग्रंथि का यह दूसरा भाग, इंपॉर्टेंट भाग जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, को देख रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो तीसरा भाग होता है, इसका तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, और इस पैंक्रियाज को हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। तो चलिए देखते हैं अग्न्याशय कहाँ है। तो जैसा कि फिगर में ये ड्यूडेनम ये ड्यूडेनम का पार्ट्स है, और इसी ड्यूडेनम के पार्ट्स में जैसे लग रहा है कि ड्यूडेनम का ये दो आर्म, देखिए ध्यान से, ये ड्यूडेनम का ये सी आकृति, और इसी के बीच में ये पत्तियों की तरह की संरचना में यह होता है हमारा पैंक्रियाज। तो कभी कभी एक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अक्सर बहुत सारे एग्जामिनेशन में कि रोमांस ऑफ ड्यूडेनम किसे कहा जाता। रोमांस ऑफ ड्यूडेनम किसे कहा जाता, तो ड्यूडेनम का रोमांस क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ड्यूडेनम का रोमांस, ये देखिए दो बाहों में क्या है, ये पैंक्रियाज की स्थिति होती है, तो पैंक्रियाज को बोला जाता है रोमांस ऑफ ड्यूडेनम। चलिए बात की बात है, हम लोग ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। फिलहाल हम लोग तीसरे पार्ट्स की चर्चा कर रहे थे। तीसरे पार्ट्स में किसकी, तो पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज की स्थिति कहाँ होती है, तो पैंक्रियाज की स्थिति कहाँ देखने को मिल रही है, तो पैंक्रियाज की स्थिति हमको आमाशय के बाद जो ड्यूडेनम यानी कि छोटी आंत जो प्रारंभ होती है, उसी छोटी आंत यानी कि जिसे हम लोग ग्रहणी कहते हैं, इसका पहला भाग है, में ये पत्ती की तरह यानी कि इस तरह की जो संरचना लिए हुए है, इसे ही कहते हैं पैंक्रियाज। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पैंक्रियाज की स्थिति देख लिए, ड्यूडेनम के दोनों आर्म में ये लगी रहती हैं। यह पैंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर मिक्स्ड ग्लैंड भी कहलाती है। मिक्स्ड ग्लैंड, ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब यह एक्सोक्राइन CRINE और इंडोक्राइन, ये दोनों तरह के स्राव करती हैं। तो जब एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन के द्वारा यदि किसी ग्लैंड का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचन ग्रंथियां आती हैं। तो आहार नाल में मैंने बताया कि आहार नाल में कहां से स्टार्ट होता है, तो आहार नाल मुख से स्टार्ट होता है, और ये ग्रसनी ग्रसिका से होता हुआ आमाशय, आमाशय से होता हुआ ड्यूडेनम यानी कि जिसे हम लोग छोटी आंत का भाग कहते हैं, ड्यूडेनम, और जेजुनम से होता हुआ बड़ी आंत में, और यह बड़ी आंत के लास्ट में रेक्टम, और लास्ट में एक छोटा सा छिद्र जिसे हम लोग एनस कहते हैं में बढ़ जाता है। मतलब आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर के गुदा तक होता है, और इसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। और पाचन ग्रंथियों में मैंने अभी बताया आपको कि पाचन ग्रंथियों में तीन तरह की ग्रंथि देखने को मिलता है। एक सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स भी तीन प्रकार की होती है मानव में। पहला होता है अधोजंभो, फिर अधोजिह्वा ग्रंथि, जो कि हमारे मुख के भीतर जीभ के नीचे इस वाले पोजीशन पर यह एक एक जोड़े के रूप में विद्यमान होती है। पुनः कर्णपुरो ग्रंथियां भी होती है, जिसे हम लोग पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं, जो हमारे कानों के नीचे स्थित होती है एक जोड़े के रूप में। इस प्रकार हम लोगों ने आज बात किया मानव पाचन तंत्र के ऊपर, और मानव पाचन तंत्र के ऊपर हमने आज सीखने का प्रयास किया कि मानव पाचन तंत्र में प्रायः आहार नाल, और आहार नाल के साथ साथ हम लोगों ने आज देखा पाचक ग्रंथियों को भी, जो कहाँ कहाँ स्थित है। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट्स में हम लोग बात करने वाले हैं, सिस्टमेटिक सीखने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।